हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। का इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे करंट अफेयर्स वीडियो में आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति भवन में जो मौजूद है मुगल गार्डन, उसका नाम बदल दिया गया है। तो नया नाम क्या है? आंसर होगा अमृत उद्यान। तो आज़ादी के 75 ईयर पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है, और वहाँ पर एक छोटा बोर्ड भी टंग गया है, अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नाम कर दिया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कुछ और नाम बदले थे राष्ट्रपति भवन के आसपास है, जैसे दिल्ली में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। तो ये जो अब नाम है मुगल गार्डन का, वो क्या है? अमृत उद्यान। ये ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी खुल गया है आम लोगों के लिए कुछ अवधि तक के लिए, 26 मार्च तक आम लोग वहाँ पर जा सकते हैं, आप भी घूमने जा सकते हैं। तो मुगल गार्डन है, और ब्रिटिश शासन में ब्रिटिशर्स अपने गेस्ट को वहाँ ले जाते थे घुमाने के लिए। जब भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद जब भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रपति बने पहले देश के राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने इस जगह का नाम, पहले तो ये वायसराय हाउस हुआ करता था राष्ट्रपति भवन, उसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन रखा था। और उसी समय मुगल गार्डन को आम लोगों के लिए पहली बार खोला गया था। ये मुगल गार्डन नाम अंग्रेज़ों के समय से ही है। आपको पता होगा कि 1917 में एडविन लुटियन ने डिज़ाइन किया था राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास की तमाम बिल्डिंग्स का। और राष्ट्रपति भवन 15 एकड़ में फैला हुआ है, और इसी में 4 बाग है, 4 कोनों वाला बगीचा है, और ढेर सारी फूलों की किस्में हैं। ठीक है, तो मुगल गार्डन एक इम्पॉर्टेंट बात है। रायसीना हिल पर जो राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर अब उसका नाम अब क्या हो गया है? नाम हो गया है अमृत उद्यान। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स के कौन से लड़ाकू जेट आपस में टकराकर क्रैश हो गए जिसमें एक पायलट की मौत हो गई? इंपॉर्टेंट ये भी है इसमें कि ये जो एक जहाज़ है लड़ाकू विमान, वो उससे पायलट तो उतर गए थे, लेकिन वो 90 किलोमीटर तक बिना पायलट के उड़ता रहा। तो उस पर बताते हैं, उससे पहले इसका आंसर बताएं, कौन कौन से 2 जहाज़ थे फाइटर जेट जो टकरा गए? आंसर होगा मिराज 2000 और सुखोई MKI, सुखोई 30 MKI। ठीक है, तो न्यूज़ आप देख रहे हैं, और फोटोग्राफ कुछ दिखा देना चाहता हूँ मैं। पहले ये स्थिति हुई है जो क्रैश हुआ, उसके बाद दुर्घटना कब हुई है? 28 जनवरी को। दोनों एयरक्राफ्ट एक नियमित ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग पर थे, लेकिन ये जो क्रैश तो हुआ ही, लेकिन सबसे हैरान करने वाला ये था कि सुखोई 30 MKI वो जब उससे पायलट हट गए, उतर गए, इजेक्ट हो गए, तो उसके बाद 90 किलोमीटर दूर वो राजस्थान में गिरा। और आपको बताऊं कि फाइटर प्लेन का आपस में टकराना ये आम घटना नहीं है। एयरफोर्स भी इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, यानी बहुत ही कम ऐसी घटना होने वाली एक घटना मान रही है। और एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह का हादसा लाखों घंटों की उड़ान के बाद भी सुनने को, देखने को नहीं मिलता है। क्या हुआ मामला? देखिए, ग्वालियर में जो बेस है, एयरबेस है, तो वहाँ से सुबह 2 फाइटर जेट, एक तो मिराज था, दूसरा सुखोई, वो रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़े थे। और इंडियन एयरफोर्स के अनुसार एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI में 2 पायलट थे, जबकि मिराज में 1 पायलट था। दोनों ट्रेनिंग के दौरान बेहद नज़दीक से उड़ रहे थे, और क्या हुआ? ये सुखोई उड़ा, पीछे से मिराज आया और टक्कर हो गई, और सुखोई का एक जो पंख है वो नीचे गिर गया। कुछ देर सुखोई उड़ता रहा, फिर बाद में इसके जो 2 पायलट थे उन्होंने ये तय किया कि हम इससे उतर जाएं। और उतरने के बाद जो बिना पायलट का ये प्लेन जो है ना, वो 90 किलोमीटर तक चलता रहा। और लेकिन मिराज जिसने टक्कर मारी, मिराज, उसके जो पायलट थे स्क्वाड्रन लीडर हनुमंत राव सारथी, उनकी डेथ हो गई उसी दौरान। सवाल ये कैसे घटना हुई? ये जो एनिमेशन है, ये दैनिक भास्कर ने एनिमेशन बनाया अपनी वेबसाइट पर, वहाँ से मैंने लिया है और उसको मैं कोट कर रहा हूँ। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उसकी चल रही है। और आपको बताऊँ कि दोनों ही लड़ाकू जहाज जो है वो सुपरसोनिक रफ्तार से
उससे भी दोगुने रफ्तार से चल सकते हैं, ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी, और क्षमता 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा है। नॉर्मल या ट्रेनिंग के दौरान 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है इसकी रफ्तार, लेकिन जब दुर्घटना हुई उस वक्त सुखोई 30 MKI जो है ना वो 90 किलोमीटर दूर जाके जो गिरा है, इसलिए कहा जा रहा है कि करीब करीब 900 किलोमीटर पर आवर रफ्तार होगी। और ख़ास बात ये भी है कि एयरफोर्स के जो विमान होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, उनमें ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम नहीं होता है, यानी TCAS। और ये जो सिस्टम होता है वो बताता है कि कोई विमान नज़दीक आ गया है, बेहद नज़दीक आ गया है। तो आमतौर पर ये वार्निंग जो सिस्टम है वो पैसेंजर प्लेन में तो होता है ताकि उसे वार्निंग मिल जाए, लेकिन जो फाइटर प्लेन होते हैं वो बेहद करीब उड़ते हैं, तो इसकी वजह से उसमें नहीं होता है ये वार्निंग सिस्टम होगा तो उससे प्रॉब्लम एक नहीं हो जाएगी पायलट को। यह एक सवाल होगा कि 90 किलोमीटर क्यों जाकर गिरा जो हवाई जहाज़ है वो। आमतौर पर होता ये है कि क्रैश जैसी कंडीशन पर पायलट प्लेन को गिराने की पोजीशन में फिक्स करने के बाद वो इजेक्ट करता है, यानी वो निकलता है। लेकिन यहाँ पर पायलट इजेक्ट करने से पहले कोई खाली जगह या गिराने का डायरेक्शन प्लेन को नहीं दे पाए, और इसी वजह से वो प्लेन लगातार उड़ता रहा, 90 किलोमीटर दूर वो जाकर गिरा है। अगर हम बात करेंगे कि पिछले 3 साल में कितने हादसे हुए हैं, तो मार्च 2020 में कुछ साल पहले संसद में पेश की गई रिपोर्ट थी, उसके अनुसार 3 वित्तीय वर्ष यानी 2016-17, 18-19 और 19-20 उस दौरान 29 दुर्घटना हुई थी। 17 लड़ाकू जेट, 4 हेलीकॉप्टर, 2 ट्रांसपोर्ट विमान, 6 ट्रेनर विमान की दुर्घटना हुई थी। ये डिफेंस रिलेटेड जो हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक घटना हुई है और इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स अवेलेबल है, पिछले साल के और इस साल के भी, वो आप ले सकते हैं PDF। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप का लिंक है, मात्र 150 रुपये में 1 साल तक मेंबरशिप है, और PDF मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल है, और बुक्स में छूट भी मिलती है। अच्छा हाँ, 2022 का जो बुक है अमेजन पे बेस्ट सेलर है, तो आप देख सकते हैं, और मैं दिखा दूं, सर्च करेंगे जब सरकारी जॉब न्यूज़ करंट अफेयर्स तो आपको बेस्ट सेलर बुक दिखाई देगा, और वहाँ पर बेस्ट सेलर का मार्क भी लगा हुआ है। देखना जरूर अगर आपने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन में, और कुछ जगह शॉप में भी अवेलेबल है, बहुत लिमिटेड जगह पर। नेक्स्ट टाइम से कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉप पे भी अवेलेबल हो जाए। तो बेस्ट सेलर है आपके लिए, देखना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक है वहाँ से लेने पर 20% का डिस्काउंट भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल खिताब किसने जीता है? मेंस सिंगल्स की बात हो रही है, आंसर होगा नोवाक जोकोविच। न्यूज़ आप देख रहे हैं, नोवाक जोकोविच, उन्होंने 29 जनवरी को ये मेंस सिंगल्स का फाइनल जीत लिया है, और उनका 10वां ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था। अगर हम टोटल बात करेंगे कितने उनके पास ग्रैंड स्लैम हो गए हैं, तो 22 अब हो गए हैं। और उन्होंने किसकी बराबरी कर ली है? तो राफेल नडाल की बराबरी कर ली है, 22 उनके पास ग्रैंड स्लैम हो गए हैं, ठीक है। इस वक्त नोवाक जोकोविच जो है दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच? तो सर्बिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 उसका वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? क्या क्वेश्चन है? वुमेन सिंगल्स। आंसर होगा आर्यना सबालेंका, ठीक है। बेलारूस की हैं आर्यना, और उन्होंने कजाकिस्तान की एलेना को हराकर ये खिताब जीत लिया। और न्यूज़ आप देख रहे हैं, और फोटोग्राफ ये रहा इनका। सवाल होगा प्राइज मनी कितना मिलता है? तो $2.05 मिलियन, लगभग 17 करोड़ रुपए होते हैं वो। चलिए अब लिस्ट देख लेते हैं कि किस किस ने कौन कौन सा जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो क्वेश्चन के रूप में मैंने बताया था आपको, मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। उपविजेता कौन रहे, कौन हार गए फाइनल में? तो स्टेफानोस सितसिपास। वुमेन सिंगल्स की बात होगी तो विजेता है बेलारूस की आर्यना सबालेंका, उपविजेता है कजाकिस्तान की एलेना। मेंस डबल्स की बात होगी तो विजेता है जेसन
कुबलर और रिंकी हजी काता ये ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी है। और उप विजेता कौन है? तो मोनाको के हैं ह्यूगो निस और पोलैंड के हैं जॉन जेलेंस्की। ठीक है। वुमेन डबल्स की बात होगी तो विजेता हैं बारबरा क्रेजचिकोवा और कैथरीन सिनिआकोवा, चेक रिपब्लिक की जोड़ी है। और मिक्स डबल्स की बात होगी तो राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी ब्राज़ील की, तो उन्होंने जीता है। और उप विजेता सानिया मिर्जा इंडिया की और रोहन बोपन्ना इंडिया के वो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सानिया मिर्जा ने जनवरी 2023 में अपने करियर का आखिरी ग्रैंड स्लैम कौन सा खेला? आखिरी ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है। आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, सानिया मिर्जा ने आखिरी खेला ये 27 जनवरी को फाइनल का, और इसमें उनको हार मिली। उप विजेता वो रहे, ये टीम रही। तो ये तो आखिरी ग्रैंड स्लैम था सानिया मिर्जा का। लेकिन अगर आपके सवाल होगा आपके मन में कि आखिरी टूर्नामेंट कौन सा होगा, तो दुबई टेनिस टूर्नामेंट होगा, फरवरी में आयोजित होने वाला है वो। ठीक है, आपको बताऊं कि सानिया मिर्जा ने ग्रैंड स्लैम की शुरुआत की थी, ग्रैंड स्लैम यात्रा की 2005 में, और अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब उन्होंने जीते हुए हैं। ठीक है, तो ये सब पूरी लिस्ट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स डबल्स, फ्रेंच ओपन में मिक्स डबल्स, यूएस ओपन में मिक्स डबल्स, विंबलडन में वुमेन डबल्स, यूएस ओपन में वुमेन्स डबल्स और ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन्स डबल्स। तो ये सारे खिताब उन्होंने जीते हुए हैं, 6 टोटल। ठीक है, सवाल होगा कि कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 होते हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तय हो गया अब? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, तो रूस के विदेश मंत्री हैं सरगेई लावारोव, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ? डरबन में आयोजित किया जाएगा। अब सवाल हो कि 2022 में कहाँ पर हुआ था 14वां ब्रिक्स सम्मेलन? तो उसकी मेजबानी चीन ने की थी। ब्रिक्स, उसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चाइना में है। स्थापना हुई थी 2009 में, और ये 5 महत्वपूर्ण जो इमर्जिंग इकॉनमी है दुनिया में, उसका एक संगठन है। और यहाँ पर इस समूह के पास दुनिया की 41% आबादी का प्रतिनिधित्व है। ओके, दुनिया के जीडीपी का 24% ब्रिक्स देशों से ही आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चेक गणराज्य का राष्ट्रपति चुनाव जनवरी 2023 में किसने जीत लिया है? आंसर होगा पेट्र पावेल। ठीक है, पूर्व सैन्य जनरल हैं। ठीक है, पूर्व सैन्य जनरल हैं, और 28 जनवरी को उन्होंने चेक रिपब्लिक का राष्ट्रपति चुनाव उन्होंने जीत लिया। सबसे ज़्यादा उनको वोट मिले हैं। नए राष्ट्रपति होंगे, जल्द ही वो शपथ ले लेंगे। और इससे पहले कौन राष्ट्रपति थे, या कहेंगे कि अभी वर्तमान में कौन है? तो मिलोस ज़मैन, और अब पेट्रे पावेल नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। आपको बताओ कि ये नाटो जो सैन्य समिति है उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। नाटो की जो सैन्य समिति है, नाटो के अध्यक्ष नहीं, नाटो की सैन्य समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। और वो चेक आर्म फोर्सेस के जनरल स्टाफ के रूप में भी काम कर चुके हैं। एक बार चेक रिपब्लिक भी देख लेते हैं। तो ये रहा प्यारा भारत, और चेक रिपब्लिक कहाँ है? यूरोप में है। तो यूरोप चलते हैं। यूरोप है ये पूरा इलाका, ये सब, और यहाँ पर है चेक रिपब्लिक। ये वाला जो हिस्सा है वो है चेक रिपब्लिक। ठीक है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या हुआ? ये चारों तरफ से, चारों जो भूभाग है इसका, उसकी सीमा सब जमीन से ही दूसरे देशों से जुड़ी हुई है, तो इसलिए उसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। ठीक है, यूरोप में ही है। कैपिटल क्या है इसका? प्राग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? क्वेश्चन क्या है? आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। शानदार, उन्होंने पारी खेली है 2022 में, और उनको आईसीसी मेंस T20 ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। भारत के बल्लेबाज हैं ये,
और इन्होंने शानदार पारी खेली। हालांकि इनको मौका कम मिला, बीसीसीआई ने बहुत कम मौका दिया, लेकिन शानदार इन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इन्होंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा बेन स्टोक्स। क्या है? बेन स्टोक्स। और ये टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात हो रही है। बेन स्टोक्स इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी मेंस वनडे ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा बाबर आजम। लगातार दूसरे साल उनको ये अवार्ड मिला है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और अब लिस्ट देख लेते हैं जो आईसीसी के इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं उन सब के बारे में। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली है बाबर आजम को, पाकिस्तान के। राचेल हीहो फ्लंट ट्रॉफी नेट साइवर को मिला है। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का बेन स्टोक्स इंग्लैंड। मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है बाबर आजम को। वुमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है नेट साइवर को, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था, सूर्य कुमार यादव भारत के हैं। वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है तहलिया मैकग्राथ, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन, दक्षिण अफ्रीका के। वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है रेणुका सिंह, इंडिया। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है गेरहार्ड इरास्मस, नामीबिया के खिलाड़ी हैं ये। वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ईशा ओझा को, ये यूएई से हैं। नाम से मत समझना कि इंडिया से हैं, वो भारतीय मूल की हैं लेकिन यूएई से खेल रही हैं। डेविड शेफर्ड ट्रॉफी रिचर्ड इलिंगवर्थ यूके से। और स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड कब मिला है? आसिफ शेख, नेपाल के खिलाड़ी हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये आईसीसी 2022 अवार्ड है। हर साल ये जनवरी में ये अवार्ड घोषित होता है पिछले साल के लिए। तो जनवरी 2023 में 2022 के लिए ये अवार्ड की घोषणा की गई है। ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा 30 जनवरी और 12 मार्च को। ठीक है, तो सबसे पहले 30 जनवरी की बात कर लें। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1948 में। नाथूराम गोडसे, उसने उनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। और जो 23 मार्च है उस दिन शहीद दिवस मनाते हैं। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को उस दिन फांसी मिली थी, फांसी हुई थी, अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। तो इन दोनों दिन पे हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 30 जनवरी और 23 मार्च। इस तरह के कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में, वहाँ की राजधानी कोहिमा, तो वहाँ के रसोमा गांव में ये फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। हर साल ये आयोजित किया जा रहा है, पिछले कुछ साल से आयोजित किया जा रहा है। संतरा जो उत्पादक हैं उनकी मेहनत को पहचानना और उनको प्राथमिकता देने के लिए ये जो फेस्टिवल है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, नागालैंड की भी बात कर लें। राजधानी कोहिमा है, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। तो सवाल ये भी हो सकता है, संतरा तो और कई राज्यों में होता है। कौन कौन से राज्य? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पर संतरा होता है। और दुनिया का 3% जो संतरा है वो इंडिया में उत्पादन होता है उसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आर्किटेक्ट डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, उनका निधन हो गया 24 जनवरी 2023 को। तो उन्हें मरणोपरांत किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर होगा इसका पद्म विभूषण। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन तो नहीं, जब ये पद्म विभूषण
अवार्ड की घोषणा हुई, उस वक्त मैंने आपको बताया था उस खास वीडियो में पद्म अवार्ड से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा आपको। तो ये आर्किटेक्ट हैं और काफ़ी मशहूर, तो इनको पद्म विभूषण घोषित किया गया है 2023 में। 70 वर्षों से ये शहरी योजनाकार और टीचर के रूप में काम कर रहे थे। 95 ईयर एज थी उनकी, गुजरात से थे वो, और बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं, शहर हैं कुछ, उन सब के डिज़ाइन करने का काम इन्होंने किया हुआ है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और मेंबरशिप देखना मत भूलना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। और इम्पॉर्टेंट बात कि बजट आने वाला है, और बजट पे हम लोग हर साल स्पेशल वीडियो देते हैं आपके लिए। तो 1 फरवरी को बजट आ रहा है, 2 फरवरी का जो वीडियो होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, देखना मत भूलना आप, ठीक है। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।